जी, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो वायरसेस पे है और एमडी-कैट बायोलॉजी में वायरसेस से जो कॉन्सेप्ट पॉसिबल आ सकते हैं या बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुक्स के अंदर हैं, वो भी हमने लाज़मी इसके अंदर कवर करनी है और टॉपिक को थॉरोली कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर फिर आप पूछेंगे और जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ये साथ-साथ आप करेंगे, जैसे कि पहले की तरह आप आंसर करते हैं, ताकि थोड़ा-सा मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपने लेक्चर लिया, उसमें आपकी तैयारी किस तरह की, आपने कितना अच्छा उसको पढ़ा। और जो नया पॉइंट आएगा, साथ ही उसको उसी दिन आपने अडॉप्ट कर लेना है वहाँ पर, लिख लेना है, सिर्फ वैसे ही याद नहीं रखना क्योंकि भूल जाती हैं चीज़ें, लिख लेना है वहाँ पर ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ और उससे पहले जब आप अपने नोट्स पढ़ें और फाइनल रिवीजन के लिए तो चीज़ें आपके सामने जो है वो आ जाए सारी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम आज के डिस्कशन थ्रू द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायरसेस कैन नॉट रेप्लिकेट इन द ब्लड प्लाज्मा, प्लांट सेल, स्किन सेल्स और हेपेटोसाइट। अब समटाइम इस तरह की ऑप्शन आ जाती हैं, तो आपको किस तरह से उसके आंसर तक पहुंचना है। अब थोड़ा सा आपने सोचना है वायरसेस के बारे में और देखेंगे कि वायरसेस कैसे रेप्लिकेट करते हैं, वायरसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप इजीली इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। जी, एलिशा का आंसर आ गया है कि ए, ब्लड प्लाज्मा में वायरस रेप्लिकेट नहीं करते। ज़ीशान ने भी ए कहा है। जी, कासिम ने भी ये कहा है। चलें जी, अलीशा मुझे अपना माइक ओपन करके बताएँगी कि आपने ए क्यों चूज़ किया? क्यों ब्लड प्लाज्मा में वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते? क्या रीज़न है इसकी? जी, अलीशा। सर, क्योंकि हमें लिविंग सेल्स चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, जबकि ब्लड प्लाज्मा तो सेल नहीं है। वेरी गुड। अब इसमें देखें कि जो वायरसेस होते हैं, उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस सेल के बगैर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। अब देखिए, अगर बैक्टीरिया हो या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि लिविंग हो, वो तो ब्लड प्लाज्मा में, बॉडी सीरम में, किसी फ्लूइड के अंदर, सलाइवा के अंदर, किसी भी जगह रेप्लिकेट कर सकता है। स्किन पे रेप्लिकेट कर सकता है, स्किन के ऊपर। लेकिन जो वायरसेस हैं, क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो रेप्लिकेट करेंगे या एक्टिवेट होंगे, वो सेल के अंदर रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट इनसाइड द सेल। और जैसा अलीशा ने बताया कि ब्लड प्लाज्मा कोई सेल नहीं है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। प्लांट में भी कर सकते हैं, स्किन के सेल के अंदर भी कर सकते हैं। हेपेटोसाइट्स जो हैं, ये लिवर के सेल को कहते हैं, लिवर सेल्स के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अल्फा जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। जी, अब कुछ क्वेश्चन जो है इसकी हिस्ट्री से हैं। कुछ चीजें ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ ओवरऑल बता दूंगा, वो आपने लर्न कर लेनी है। जी, हु फर्स्ट डिस्क्राइब एन इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ टोबैको विच द कॉल्ड टोबैको मोज़ैक डिजीज। किसने ये टोबैको मोज़ैक डिजीज जो है वो सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब की? क्या मार्टिनस बेंजरिंग या एडोल्फ मायर, चैम्बरलैंड और एवेनिस्की? जी, यहाँ ज्यादातर लोगों का जो आंसर है वो डी आ रहा है। बिस्मा मुकद्दस सब लोगों ने डी कह दिया और एक्सपेक्टेड आंसर भी डी ही था, क्योंकि बुक के अंदर जहां टोबैको मोज़ैक वायरसेस पे बात हो रही है, तो वहां एवनिस्की का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अब आपने ये चीज लर्न करनी है कि यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा नहीं है, वो है एडोल्फ मायर। अब साफ ज़रा कुछ बुक्स के अंदर ये नहीं लिखा होगा, कुछ बुक्स जो कि रिवाइज हुई हैं उनके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, सिंध की बुक जो है वो रिसेंटली रिवाइज हुई है। इसी तरह से फेडरल के अंदर भी ऑब्वियस नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको इन साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ और आप ये लाजमी इसको लर्न कर लें। देखिए, अगर तो ये पूछा जाए कि सबसे पहले टोबैको मोज़ैक डिजीज के बारे में किसने स्टडी किया, तो वो तो मैंने ऑप्शन बता दी और ये है 1882, एडोल्फ मायर। अब आप कहीं पर भी चाहे गूगल पे आप लिख लें कि जो टोबैको मोज़ैक डिजीज के बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, तो वो एडोल्फ मायर ही आएगा। इसकी कंट्रीब्यूशन है वायरस की डिस्कवरी के अंदर, वो ये कि इसने पहले ये टोबैको मोज़ैक डिजीज के बारे में देखा था। हाँ, अगर ये कहा जाए कि बताएं हु स्टडीड द टोबैको मोज़ैक डिजीज टू एनालाइज और टू ऑब्जर्व द टोबैको मोज़ैक वायरस, तो फिर जो है वो आ जाएगा एवनिस्की। सो ही डिस्कवर्ड टोबैको मोज़ैक वायरस और इसने ऑब्जर्व किया 1892 के अंदर। और अभी भी इसने जो है इसको, जो वायरस था टोबैको मोज़ैक वायरस, इसको वायरस नहीं उसने कहा था, इसको उसने कहा था फिल्ट्रेबल एजेंट, अगर आपको याद हो।
अब यहाँ मैं आपको यहाँ बताऊं उसने क्या किया। देखिए उसने सिंपली क्या किया, उसने लीव्स को लिया जो कि टोबैको प्लांट पे डिजीज कॉज कर रहे थे। उसे पता था कि ये एक डिजीज है। कैसे पता था उसको एक डिजीज है? साफ ज़ाहिर है इससे पहले वो डिजीज स्टडी हो चुकी थी और वो डिजीज एडॉल्फ मायर ने स्टडी की थी। तो उसे पता चला गया कि ये वायरल डिजीज हो सकती है। उसने उसके लीव्स को लिया और वहां से उसने फिल्ट्रेट को यूज किया और हेल्दी लीव्स पे डाला, उसको डिजीज हो गई। तो उसने कहा भाई ये फिल्ट्रेबल एजेंट्स जो है ये साफ ज़ाहिर है वायरसेस हो सकते हैं, या वायरस तो नहीं, उसने कहा डिजीज कॉजिंग एजेंट है। तो वो डिजीज कॉज कर रहे थे। तो अगर आ जाए कि टीएमवी को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया, या टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज को यूज करते हुए टोबैको मोज़ैक वायरस को किसने डिस्कवर किया, तो एवेनिस किया आएगा। उसके बाद आ जाएगा जी मार्टिनस बेंजरिंग। ये भी यहां आपने याद रखना है कि इसने जो वायरस की टर्म थी वो इसने दी थी, टर्म वायरस। और ये थी इसने 1898 के। तो ये तीनों साइंटिस्ट, इसमें एक आपकी बुक में लिखा हुआ है, दो मैंने आपको बता दिए। तो पहले सबसे काम किया वो मायर ने किया, उसके बाद क्योंकि 1882 फिर 1892, उसके बाद एवनिस्की और फिर 1898 मार्टिनस। तीनों का तीनों वायरस के साथ इनका लिंक है और ये आपने इसमें जो है वो याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। टोबैको मोज़ैक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय स्टेनले, पास्चर, डी हैरली, एवेनिस्की। अब आप इसमें से क्या ऑप्शन चूज करेंगे जी, जल्दी से बताएं जरा। अब देखें, अब आप डेल्टा में जा रहे हैं। जिशान में एक आया लेकिन ए नहीं आएगा इसके अंदर। अभी मैंने ऊपर बताया कि टोबैको मोज़ैक वायरस जो डिस्कवर किए थे वो एवेनिस्की ने डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो इसमें जो डेल्टा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ताकि अगर कोई सवाल यहां से आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। First evidence about the existence of viruses was provided by Stanley, Pasteur, Chamberlain, Evansky. किसने पहला एविडेंस दिया था अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरसेस? जी, सब लोगों का आंसर जो है वो सी आ रहा है, चार्ली आ रहा है, चैम्बरलैन, चार्ल्स चैम्बरलैन। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव एसोसिएट। और ये इसके जो एक फिल्टर पे काम कर रहा था, यानी कि यूज कर रहा था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको चार्ल्स चैम्बरलैंड फिल्टर कहते हैं, या पोर्सिलेन फिल्टर। और उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि उसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, लेकिन इसने देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ एजेंट उसमें से पास कर गए। अब उस वक्त ये समझा जाता था कि बैक्टीरिया ही सबसे छोटे हैं और उस पोर्सिलेन फिल्टर से पास नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त ये पता चला कि बैक्टीरिया से भी कुछ छोटे एजेंट्स हैं और वो उसमें से गुजर गए। और उसने कहा कि ये कुछ डिजीज कॉजिंग एजेंट है, और स्पेशली वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स थे वो जिस डिजीज के थे वो रेबीज डिजीज के थे। तो आप जानते हैं रेबिड डॉग के बाइट जो है या अदर एनिमल के बाइट करने से डिजीज होती है। तो पहला एविडेंस जो है वो इसने प्रोवाइड किया। ओके, नेक्स्ट पे आता है। हु प्रोसीडेड द इन्वेस्टिगेशन about the cause of TMT, tobacco mosaic disease, and reported that the pathogenic agent responsible was a contagious living fluid. अब ये एज इट इज स्टेटमेंट मैंने एक बुक से ली है। तो किसने प्रोसीड, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ मैं आपको बताता चलूं। समटाइम इस तरह के सवाल आ जाते हैं और आपने उस तक कैसे पहुंचना है। अब देखिए सवाल है कि हु प्रोसीडेड, यानी आगे बढ़ाया इन्वेस्टिगेशन को अबाउट द कॉज ऑफ टीएमडी, यानी टोबैको मोज़ैक डिजीज का एक्चुअल कॉज कौन सा है, उसको आगे किसने बढ़ाया और उसके बारे में रिपोर्ट किया। फिर उसने पैथोजेनिक एजेंट को ढूंढा कि कौन सा पैथोजेनिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए उसने कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड वर्ड यूज किया। जी, अब आंसर मुझे कुछ सही आना शुरू हो गए हैं। नूरुल हुदा ने भी एच आंसर किया, वो गलती से ABCD की जगह EFGH आ गया। तो इसमें जो करेक्ट है वो नो, ये अभी मैं एच कह रहा हूँ, एच जो है इसके लिए सही नहीं है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ई है, मार्टिनस बेंजरिंग। ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो बाद में फर्दर स्टडी किया TMD पे वो मार्टिनस ने किया। अब देखिए कैसे, अब दोबारा मैं आप सुन लें अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है। कि सबसे पहले तो बताएंगे टोबैको मोज़ैक डिजीज जो है इसको किसने स्टडी किया फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो इसको स्टडी किया वो तो आ गया एडॉल्फ, ठीक है। अब फर्दर उसको आगे लेके गया और टोबैको मोज़ैक वायरस जो है उस पे उसको डिस्कवर किया, ठीक है। वो तो आ गया इसमें एवनिस की, ठीक है। अब उसके बाद अब आ जाती है इस डिजीज जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस की वजह से हो रही है, और अब इस पे फर्दर इसको जो प्रोसीड किया
और इसके लिए एक वर्ड यूज किया कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड। अब जो कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड इसको प्रोसीड किया वो आ जाएगा मार्टिनस। ये 3 साइंटिस्ट इसके अंदर आ जाएंगे। तो फाइनली जो रिपोर्ट दी, दैट्स द फाइनल रिपोर्ट, वो मार्टिनस ने दी है। तो इसके अंदर अल्फा या ई जो वहां पर आ रहा है ये करेक्ट है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है वो अपने लर्न कर लेने। तीनों साइंटिस्ट के बारे में इस तरह से सवाल जो है वो पेपर में आ सकता है। ये तो कंटेजियस फ्लूइड, ये सीरम लिविंग फ्लूइड एक वर्ड यूज होता है, क्योंकि फाइनली जब वायरस को डिस्कवर किया, या फाइनली जब ये बताया गया कि ये वायरस ही है और उसको नाम दे दिया गया वायरस का, तो ये फाइनली मार्टिनस ने किया। Okay, the next page. Who classified viruses in 7 groups, different groups, on the basis of their genome constitution? David Baltimore, Adolf Meyer, Chamberlain और रॉबर्ट कोच। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो यहाँ क्लासिफिकेशन दी थी और आपने लेक्चर में पढ़ी भी, और ये पॉइंट मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था, और ज्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है, और बिल्कुल इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है, डेविड बाल्टीमोर। अब ये इसका क्लासिफिकेशन का नाम ही, जो क्लासिफिकेशन दी गई उसको हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेक्चर में बड़ी डिटेल के अंदर ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर आरएनए की आगे डिफरेंट टाइप्स, पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, आरटीआरएनए वायरस। तो ये सारे वायरस जो है ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। अब ये साइंटिस्ट से रिलेटेड जो है जो क्वेश्चंस हैं वो आगे, बाकी को सिंपल है। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, एक साइंटिस्ट जो है उसका नाम है स्टेनले, तो स्टेनले ने क्या किया था? स्टेनले ने आइसोलेट किया था टीएमवी को, टोबैको मोज़ैक वायरस को आइसोलेट किया, और ये आप कह सकते हैं किसने उसकी क्रिस्टलाइजेशन की थी। तो ये सवाल आ सकता है। साइंटिस्ट अब पूरे हो गए, यहां से अगर कोई सवाल आ सकता है तो आ जाएगा, इसके अलावा कोई सवाल इसमें से नहीं आ सकता। ओके जी, अब आ जाते हैं अब इनकी करेक्टर्स पे। इट इज नॉट ट्रू फॉर द वायरसेस। वायरसेस के लिए क्या सही नहीं है? वायरसेस आर नॉन सेलुलर, नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वायरसेस कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है वायरसेस के लिए? अरसलान ने सी कहा है, जिशान ने सी, अलीशा ने सी, नूरुल हुदा ने सी कहा है। ओके जी। जी, अभी मैं आपसे पूछूंगा, माइक आप ओपन करें नूरुल हुदा, और बताएं कि क्यों सही नहीं है वायरसेस के लिए ये स्टेटमेंट, डेल्टा चार्ली जो है वो, कि वायरस कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। क्या इसमें प्रॉब्लम है? सर क्योंकि ये जो वायरस है वो डीएनए और आरएनए साथ में कंटेन नहीं कर सकता, एक ही होगी उसमें, या डीएनए होनी चाहिए या आरएनए होनी चाहिए, बोथ नहीं कर सकता। यस, राइट। देखिए अब ये करेक्टर बन जाएगी एक लिविंग करेक्टर। जी, माइक बंद कर लें काइंडली नूरुल हुदा। अच्छा, अब ये जो है वो हमारे पास, अगर उसमें डीएनए भी है, उसमें आरएनए भी है, इसका मतलब है कि ये तो फिर एक लिविंग कैरेक्टर बन जाती है, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस में या डीएनए प्रोटीन होती है या आरएनए प्रोटीन होती है। जैसे कि डेल्टा के अंदर ऑप्शन लिखी हुई है कि वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। जो दैट्स वाई डेल्टा जो चार्ली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट आ गए, विच आर द फॉलोइंग इज द लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। कौन से लिविंग कैरेक्टर? डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज, लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड, नन ऑफ द अबव। कौन सी इसमें लिविंग कैरेक्टर है? जी, अल्फा आ रहा है ऑप्शन, अलीशा ने कहा है कि डी, नन ऑफ द अबव। जी, बिस्मा ने भी कहा है डी, मुकद्दस ने कहा है ए, कि ए जो है वो लिविंग कैरेक्टर है। जी, इसमें करेक्ट कर लें, जिन लोगों ने डी कहा है वो इनकरेक्ट बता रहे हैं। जो करेक्ट है वो ए है, दिस इज द लिविंग कैरेक्टर। कि वायरसेस की अगर डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो वो लिविंग कैरेक्टर है। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो लिविंग होगी, तो वो किल हो रहे हैं, अदरवाइज वो किल नहीं होंगे। मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, ये नॉन लिविंग है। क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, स्टोर हो सकते हैं, नॉन लिविंग है। लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो वो लिविंग कैरेक्टर है। इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे लिख दूं, लेक्चर में भी आपको बताया था, अंडरगो म्यूटेशन। कि आप जानते हैं कि वायरस में म्यूटेशन होती है। जैसे कोरोना वायरस का आपने देखा कि उसमें नए नए वेरिएंट आते गए, डीएनए में चेंज आती गई, उसके और ज्यादा खतरनाक होता गया। तो ये म्यूटेशन की वजह से हो रही है। दिस इज ऑल्सो ए लिविंग कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन मशीनरी ना होना, इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ना होना, तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होती हैं। तो इसमें अल्फा जो है वो करेक्ट आएगा। अच्छा जी, अब और मजीद इसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आ रहे हैं, और कई दफा एग्जाम के अंदर ये पूछे गए हैं, तो इनको अब आपने जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। ऑलरेडी लेक्चर के अंदर आप इसको पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ भी पता चलेगा कि किसने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो लर्न करने वाली हैं, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं।
द जीनोम ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है सबसे पहले देखें आरएनए है या डीएनए है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। सबकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, और जो लेक्चर के अंदर आपको एग्जांपल दे दी उससे बाहर नहीं आने वाला। कुछ एग्जांपल यहाँ रख लिए, वो उसके साथ आपने इंक्लूड कर लेनी है। जिस सब का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसका जीनोम SSRNA है। यहाँ ये एब्रीवेशन भी आ सकता है, SSRNA। अब जानते हैं कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में DSRNA भी है, कुछ वायरस जो है वो DSRNA भी है, कुछ तो SSRNA। अब DSRNA वाले वायरस वैसे लिखे जाते हैं, DSRNA वायरस। ठीक है, आपको लेक्चर के दौरान बताए थे, आगे चल के हमने कुछ एग्जांपल्स इसकी देखनी भी है। फिर SSDNA भी हो सकते हैं और DSDNA भी हो सकते हैं। ओके, आगे सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैंने अभी आपको बताया नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज SSDNA वायरस? कौन सा SSDNA है? एडिनो वायरस, पर्वो वायरस, रूबीला वायरस और रियो वायरस। जी, बीटा आंसर है जी। बिस्मा, जैनब सब बीटा कह रहे हैं, नूरुल राजी, शान, अलीशा सब ने बीटा कह दिया, बिल्कुल सही है। पर्वो वायरस जो है वो SSDNA वायरस है। अच्छा, आपको मैंने इसके साथ साथ कुछ SSDNA वायरस और भी बताए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे मजीद दोबारा से बता देता हूँ, उसको भी लर्न कर लें कि SSDNA। अब देखें, डीएनए मोस्टली होता है डबल स्टैंडर्ड, तो ज्यादातर तो डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, वो आपने बस याद रखने हैं, थोड़े से हैं। एक तो आगे पर्व वायरस, दूसरा मैंने आपको बैक्टीरियोफेज के कुछ वेरिएंट बताए थे, सारे नहीं, कुछ बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो मैंने आपको बताए थे कि वो भी SSDNA वायरस होते हैं, जैसा कि PyX174, एक ये टाइप है, एक M13 जो है ये भी SSDNA है। इसी तरह से फिर आपको एक बताया था कोलीफेज, कोलीफेज S13। बाकी जो टी फेजेस हैं वो DSDNA वायरस यानी डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं कि T2, T4, T6, T7 ऑड इवन फेजेस जो है वो सारे वहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द नेगेटिव सेंस SSRNA वायरस। नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, दो तरह के हमने लेक्चर के दौरान पढ़े थे। जी बताएं जरा, इनमें से कौन सा नेगेटिव सेंस है? ओके जी, नेगेटिव सेंस के अंदर आंसर आ रहा है जी ऑर्थो मिक्सो वायरस, एक ने कहा है रेब्डो वायरस। जी, बीटा आंसर आ रहा है ज्यादा लोगों का। अब ये चीज आपने नोट करनी है और इसको वहां एडअप कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया कि चीजें आपने साथ साथ ऐड करनी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेल्टा है। पैरामिक्सो वायरस, इसी तरह से ऑर्थो मिक्सो वायरस और रेब्डो वायरस, ये तीनों के तीनों वायरस जो हैं ये SSRNA और नेगेटिवली सेंस SSRNA या नेगेटिव स्ट्रैंड, या इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है SSRNA। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि जो नेगेटिव सेंस SSRNA होते हैं इनके लिए हम कहते हैं कि दैट एक्ट एज टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA। ये भी आ सकता है कि कौन से मैसेंजर RNA के टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं। और अगर आ जाए पॉजिटिव SSRNA, जैसे नीचे सवाल में लिखा, तो इसके लिए हम सिंपली कहते हैं कि दैट एक्ट एज मैसेंजर RNA। ये मैसेंजर RNA के तौर पे एक्ट करते हैं, वो एज ए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA। बस यही फर्क है इसके अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर। बाकी एग्जांपल आपको बता दी। अब ये तीन आपने याद रखने, इसके अलावा और नहीं है, बस ये आप तीन याद रख लें। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आ गई, जैसे ऑर्थोमिक्सो वायरस जो है, ये सब ज्यादा कॉमन है। ऑर्थोमिक्सो वायरस या इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, लेकिन इसके साथ बाकी जो दो मैंने लिख दिए, अब ये भी आपने साथ याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गई, विच ऑफ फॉलोइंग आर द पॉजिटिव सेंस SSRNA। अब बताएं जरा पॉजिटिव सेंस कौन से हैं? कोरोना वायरस, रूबीला वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, ऑल ऑफ द अबव। जी, ओके जी, बिस्मा ने कहा कि डी। चलिए इसमें भी डी लगा देते हैं, हो सकता है तीनों ही हो, लगा तो तुक्का ही है। जिशान, अरसलान, जैनब सब बी कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो तुक्का होता है वो चल जाता है। कासिम रजाक ने भी डी कहा है, और इसमें जो करेक्ट है वो डेल्टा ही है। इसमें जो डेल्टा है वो करेक्ट है। तीनों के तीनों जो वायरस हैं वो पॉजिटिव सेंस वायरस हैं। उसमें कोरोना वायरस भी पॉजिटिव सेंस है कि उसके कुछ वेरिएंट ओवरऑल, क्योंकि कोरोना लिखा है,
आगे स्पेशल टाइप में जाएंगे तो चेंज हो सकता है। रूबीला वायरस, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, एक और नाम भी है रूबीला वायरस में लिखा था, टोगा वायरस। और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सारे पॉजिटिव सेंस आरएनए है। और आप जानते हैं हेपेटाइटिस सी है तो आरएनए, लेकिन अब पॉजिटिव सेंस आरएनए, ये तीन याद कर लेने बस, इन्हीं में से आ सकता है, मैक्सिमम आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग इज नॉट आरएनए वायरस। अब बताएं आरएनए कौन सा नहीं है। स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स एंड मीजल्स वायरस, पोलियो वायरस, कौन सा आरएनए नहीं है? निशान ने कहा है कि ए आरएनए नहीं है, स्मॉल पॉक्स आरएनए नहीं है। जी, बाकी लोगों का आंसर भी ए ही आ रहा है। बड़ा आसान सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स में डीएनए है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसके अंदर, डीएसडीएनए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड ही है, और सारे के सारे जो आप उसमें लिखेंगे, जिसमें चिकन पॉक्स, वर्सीला जोस्टर, ठीक है, ये सारे के सारे डीएनए वायरस ही हैं मोस्टली, लेकिन कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो आपको मैंने बता दिए, और उसके अलावा मजीद आपसे इससे मुश्किल सवाल नहीं आने वाला। जी गुड, सबने अल्फा ही कहा है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग वायरस कॉज पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए। कौन सा पोलियो और हेपेटाइटिस ए कॉज करेगा? पैरामिक्सो वायरस, पिकॉर्ना वायरस, रिट्रो वायरस और ऑम्पो वायरस। जी, बीटा आंसर आ रहा है ज्यादा लोगों का। यस, लेक्चर के दौरान ये चीज एज इट इज बताई हुई थी कि पिकॉर्ना वायरस जो है ये पोलियो कॉज करते हैं, और हेपेटाइटिस ए कॉज करते हैं, ये भी आरएनए वायरस, ठीक है। पिकॉर्ना, और ये सिंपल सा हम जानते हैं कि ये आरएनए है, और आरएनए के साथ ये एस एस आरएनए। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच आर फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओनली। वायरस, वायरॉइड, व्रायन, प्रायोन, कौन सा इसके अंदर जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है? अब ये तीन चार टर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी, चार्ली, नूरुल हुदा ने कहा है कि बी, अलीशा ने चार्ली कहा है, नूरुल हुदा ने बी कहा है, अरसलान ने बी कहा है। यस, बाकी जीशान ने भी बी कह दिया है, और इसमें जो करेक्ट है वो बी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, वायरॉइड्स होते हैं उसमें सिर्फ आरएनए। अच्छा, जो प्रायोन्स होते हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, ओनली प्रोटीन। और जो रायोन होते हैं ये एक्चुअली एक मिच्योर वायरस है। तो जब हम वायरस की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होगा प्लस प्रोटीन भी होगी। न्यूक्लिक एसिड में वेरी करेगा कि डीएनए है या आरएनए है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इट इज प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम वायरस में होता है? डीएनए, आरएनए, कैप्सिड, इनवेल। चार्ली, आंसर आना शुरू हो गया है, सब लोग चार्ली कह रहे हैं। इसके अलावा किसी का आंसर है तो वो बताएं जल्दी से। नहीं, इसके अलावा कोई आंसर नहीं मिला। कैप्सिड जो होता है, एग्जैक्टली प्रोटीन जो होगी वो सब वायरसेस में होगी, लेकिन डीएनए, ऊपर ये बात हो चुकी है, डीएनए होगा या आरएनए होगा, इन्वेलप होगा या नहीं होगा, इन्वेलप्ड होगा या नेकेड वायरस होगा। और इन्वेलप जो है वो अपने होस्ट की मेम्ब्रेन से डिवेल्प करेंगे, ये भी आप लोग जानते हैं कि ये कहां से डिराइव करते हैं, डिराइव फ्रॉम होस्ट सेल, ठीक है। गुड, सब लोगों का आंसर सही। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। The genome of most of the animal viruses contain DNA, RNA, host DNA and RNA, proteins. Most of the animal viruses contain. अच्छा, अब आपने सोचना कैसे है ये मोस्ट, अब ये सवाल आ गया कि ज्यादातर। अब आप सोचें कि जो ज्यादा डिजीजेज हैं, अब ये आंसर करने से पहले सोच लें जरा, कि बताएं जो ज्यादातर डिजीजेज हैं जो आप समझते हैं कि वायरल डिजीजेज हैं, रिसेंटली आई या पहले आई, जो ज्यादा खतरनाक हैं, वो किस वजह से है? वो डीएनए वाली है या आरएनए वाली? जी, अब आंसर चेंज हो गया है। पहले सब ए कह रहे थे, लेकिन मेरी इस स्टेटमेंट के बाद जिशान ने बी कह दिया, नूरुल हुदा ने भी बी कह दिया। अच्छा, अब जिशान जरा बताएं कि कौन सी डिजीजेस के बारे में आपने सोच के जो है वो आंसर को बी किया है। खोले माइक अपना, आवाज बहुत डाउन है आपकी। मसलन कोरोना वायरस, नूरुल हुदा ने कह दिए। और एचआईवी में आप देखें, एड्स, ठीक है, हेपेटाइटिस के देखें ज्यादा वेरिएंट, ठीक हो गया, पोलियो को देख लें। तो हैं तो गुड, हैं तो दोनों की दोनों ही होती हैं। एनिमल में डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, लेकिन ज्यादा फैमिलीज जो डिजीज कॉज करती हैं वो आरएनए वाली हैं।
तो मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस जो है दैट कंटेन द आरएनए। तो ये भी इसको अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेना है। वैसे अगर हम देखें तो एनिमल में और प्लांट में जब कंपेयर करते हैं तो एनिमल में ज्यादातर डीएनए वाले होते हैं, प्लांट में ज्यादातर आरएनए वाले होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट। लेकिन जो डिजीज कॉजिंग है उनमें ज्यादा आरएनए वाले कॉमन। अगला सवाल है जी, अमंग द फॉलोइंग डैश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या लाइगेज? कौन सा ज्यादा कॉमन है एचआईवी के अंदर? जी यस, सब लोग चार्ली कह रहे हैं। और बड़ा आसान सवाल भी है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, इसी वजह से आप जानते हैं इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं, ट्यूमर कॉज करता है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में डीएनए से जो है वो सॉरी आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इसके अंदर होती है। ये चार्ली करेक्ट। ओके जी, अगला सवाल आ गया कि यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वेलप वायरस? कौन से इन्वेलप वायरस से रिलेटेड नहीं है स्टेटमेंट? दे सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, द इन्वेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, इन्वेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट। जी इसमें जो रिलेट नहीं कर रही इन्वेलप वायरस से, अरसलान कह रहे हैं कि ए इन्वेलप वायरस से रिलेट नहीं कर रही। अलीशा ने भी ए कहा है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है, अब जो आपने जहन में चीज लानी है, मैं आपको बताता हूँ कि आंसर तक कैसे पहुंचना है। वो ये कि आपने बताना है कि देखिए जब इन्वेलप आ जाएगा वायरस के अंदर, तो इन्वेलप कहां से इवॉल्व होता है? आप जानते हैं कि वो इवॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। और होस्ट जो होता है आप जानते हैं लिविंग है। और अगर इसमें सेल मेम्ब्रेन से इन्वेलप बढ़ रहा है तो उस वायरस के अंदर ये याद रखना है कि जो लिविंग फीचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ये ध्यान में रखना है कि उसमें लिविंग फीचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जी अभी भी आंसर अब बी आना शुरू हो गया है। जीशान ने भी बी कहा है। ओके जी, मैं आप बता देता हूं कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, नॉट रिलेटेड टू द इन्वेलप्ड वायरसेस। अच्छा, इन्वेलप्ड वायरसेस जो होते हैं, एक तो उनका लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाता है बिकॉज दे बिकम मोर सेंसिटिव टू सनलाइट। वो सेंसिटिव टू सनलाइट हो जाते हैं, बट दे बिकम सेंसिटिव टू एंटीबॉडीज, दे आर नॉट टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज। नूरुल हुदा जो है वो सही पहुंची इस पे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब लिविंग फीचर बढ़ जाएगा, लिविंग फीचर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। ओके, जब लिविंग फीचर इंक्रीज हो जाएगा तो अब वो सेंसिटिव बन जाएंगे कि एक्सपोजर ऑफ लाइट होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर वो नॉन लिविंग फीचर उसमें ज्यादा होता तो फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, उनमें सेंसिटिविटी कम हो जाती, दे बिकम जो है टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज। ठीक है, लेकिन अब जो है दे बिकम सेंसिटिव टू एंटीबॉडीज। तो उसने कहा था नॉट रिलेटेड, जिसकी वजह से चार्ली जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू the enveloped virus, that's related to the non-enveloped viruses because non-enveloped viruses are more tolerant to antibodies क्योंकि इसमें लिविंग फीचर कम होता है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन थे जो कि हमने वायरसेस के 3 टॉपिक्स जो वो पढ़े थे। अभी इसमें मजीद टॉपिक रहते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।